अगर ऐसा एरर आपको भी देखने को मिल रहा है तो आज का वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और ऑनलाइन मित्र पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एनपीसीआई एईपीएस सेवा को लेकर काफ़ी सख्त नियम दिन ब दिन बना रहा है। 1 जनवरी 2024 के बाद एनपीसीआई ने काफ़ी सख्त नियम बना लिए एईपीएस संचालकों के लिए और अब ऐसे ही वो अपने एईपीएस ग्राहकों के लिए भी नियम बना रहा है। हाल ही में हमें 1 मार्च 2024 के बाद बैंकों को से जब हम पैसा निकाल रहे हैं तो हमें इस तरह का जो है एरर वो देखने को मिल रहा है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे मैंने दिखाया है। ये एरर क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि एनपीसीआई की गाइडलाइन के अनुसार अब जो भी कस्टमर बैंक में जाकर विड्रॉल नहीं करेंगे या फिर जो कस्टमर की एईपीएस सेवा शुरू थी पहले, अब उस एईपीएस सेवा को बैंक वाले क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। जब तक कस्टमर वापस जाकर एईपीएस सेवा के लिए फॉर्म नहीं फिलअप करेगा तब तक कि उसकी एईपीएस सेवा को शुरू नहीं किया जाएगा। और इसका एक दूसरा रीज़न भी है, वो मैं आपको आने वाले अगले इसी वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं कि एईपीएस संचालकों के लिए क्या मुसीबत है। जब एईपीएस सेवा शुरू थी तो मैं ये काम काफ़ी 3 से 4 सालों से करते आ रहा हूँ और उस समय ये काम इतना कठिन नहीं था जितना ये धीरे धीरे कठिन होता जा रहा है। जैसे मान लीजिए, जब हम पहले एईपीएस का काम करते थे तो हम एक दिन में कस्टमर का 1 बार 2 बार भी पैसा निकाल सकते थे, और वो भी तुरंत। मान लीजिए मेरे पास कोई कस्टमर आया कि भाई मुझे 20,000 रुपये विड्रॉल करने, तो एनपीसीआई की गाइडलाइन के अनुसार आप एक बार में कस्टमर का 10,000 रुपये ही विड्रॉल कर सकते थे। एईपीएस संचालक क्या करते थे, पहले कस्टमर का 10,000 निकाल लेते थे, फिर 1 या 2 मिनट रुककर उसका वापस से 10,000 निकाल लेते थे। इस तरह किसी भी बैंक का वो एईपीएस के द्वारा 20,000 रुपये तक विड्रॉल कर सकते थे तुरंत। उसके बाद एनपीसीआई ने क्या किया, ये जो तुरंत वाली जो गाइडलाइन थी उसको 30 मिनट की वैलिडेट कर दिया कि अब किसी भी कस्टमर का अगर आप पैसा निकालेंगे तो आप एक बार 10,000 रुपये ही निकाल पाएंगे। चाहे आप 1,000 रुपये निकालें या 10,000 निकालें, एक बार में आप उतने ही पैसा निकाल पाएंगे। लेकिन उसके बाद एनपीसीआई ने गाइडलाइन जारी कर दी कि अब जो भी कस्टमर आपके पास पैसा निकालेगा, आप एक बार में जितना चाहे उतना निकाल लीजिए। मान लीजिए 1,000 या 10,000 आपको जो निकालना है वो। और उसके बाद अगर आपको सेकेंड ट्रांजेक्शन करना है तो आप 30 मिनट के बाद ही कर पाएंगे, उससे पहले नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, कई बैंकों ने भी अपनी लिमिट लगा ली। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसने अपने ग्राहकों के लिए 4 टाइम की लिमिट लगा दी। यानी कि अगर कोई भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कस्टमर है और वो अगर एसबीआई से पैसा निकालना चाहता है तो वो पूरे महीने में 4 बार ही विड्रॉल कर पाएगा। या तो वो बैलेंस इंक्वायरी करे या फिर विड्रॉल करे। अगर वो बैलेंस इंक्वायरी करेगा और फिर विड्रॉल करेगा तो उसकी जो लिमिट है वो 4 बार की जगह सिर्फ 2 बार रह जाएगी। यानी एक बार उसने बैलेंस चेक कर लिया और दूसरी बार उसने कैश विड्रॉल कर ली, तो उसके बाद बची उसकी लिमिट 2 बार। इसके बाद एनपीसीआई ने एक नया नियम लाया एईपीएस संचालकों के लिए कि आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी कि दिन में जब भी आप एक बार आईडी को अपने लॉगिन करेंगे तो पहली बार आप किसी भी कस्टमर का अगर पैसा निकालेंगे तो दिन में आपको एक बार 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि रिटेलर का थंब लगाना जरूरी होगा। और इस नियम के आने के बाद इसको भी सभी रिटेलरों ने एक्सेप्ट किया। उसके बाद 1 जनवरी 2024 के बाद इसके अलावा और भी बात है कि बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने अपनी एईपीएस सेवा को पहले बंद कर दिया था। एक ये भी रिटेलरों के लिए काफ़ी कह सकते हैं कि हमारा काफ़ी इसमें नुकसान हुआ, क्योंकि कई सारे जो ग्राहक थे वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के थे और बैंक ऑफ बड़ौदा के थे। जब इन्होंने इनकी एईपीएस सेवा बंद की तो इससे काफ़ी रिटेलरों का बहुत नुकसान हुआ। चलिए, ये भी हमने मान लिया कि चलो इन 2 बैंकों का नहीं हो तो बाकी बैंकों का तो भी हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ, एनपीसीआई ने जो ऑर्डर लाया 2 फैक्टर का कि दिन में एक बार आपको 2FA का काम करना पड़ेगा, तो सभी रिटेलर ने उसे भी मान्य किया है। उसके बाद 1 जनवरी 2024 के बाद एनपीसीआई एईपीएस को लेकर काफ़ी सख्त हो गया। मतलब अब हर कस्टमर के साथ रिटेलर को उसका थंब लगाना जरूरी होगा, तो ये भी सभी रिटेलर ने मान्य कर लिया। लेकिन उसके बाद बैंकों द्वारा जो अलग अलग बैंकों द्वारा जो ट्रांजेक्शन की लिमिट थी उसे काफ़ी हद तक कम कर दिया गया है। जैसे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप 5,000 रुपये विड्रॉल कर सकते हैं, आईडीबीआई बैंक में आप 5,000 विड्रॉल कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी जो एईपीएस सेवा है उसे बंद कर दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कई सारे कस्टमर्स का जो है सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि अब 1 मार्च 2024, जैसा कि आज जो है वो 4 मार्च है, तो हमने 1 मार्च के बाद बहुत सारे कस्टमर के इसमें एक प्रॉब्लम दिखी है कि एनपीसीआई की गाइडलाइन के अनुसार एईपीएस सेवा को कस्टमर के बैंक से जो है वो डिसेबल कर दिया गया है। तो अब ये एक नई प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई है और इस प्रॉब्लम का समाधान क्या है वो हम भी नहीं जानते। पर जिस तरह से एनपीसीआई दिन ब दिन एईपीएस संचालकों के
मतलब काम में इतनी सारी रौड़े या बाधा डाल रहा है, वो काफ़ी कठिन होता जा रहा है। ऐसा समझना होगा कि अब ईपीएस का काम अब ज़्यादा दिनों का नहीं रह गया है। हम ऐसा मान सकते हैं कि 2 महीने, 6 महीने या 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा अगर एनपीसीआई हर महीने अगर ऐसे नए-नए नियम लाता गया, तो ईपीएस का काम करना हमारे लिए काफ़ी कठिन हो जाएगा। और ऐसा हो सकता है कि कई जो ईमानदार और अच्छे एईपीएस संचालक है वो ये काम करना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि पहले जो मेरा एईपीएस का ट्रांज़ैक्शन होता था वो पूरे महीने का 10 लाख रुपए तक हो जाता था। लेकिन अब जब से ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की और अलग-अलग बैंकों द्वारा जो ये लिमिट लगाई गई है, तो मेरा ईपीएस का जो बिज़नेस है वो पूरे महीने का 3 से 4 लाख रुपए तक का हो गया है। मतलब मेरा बिज़नेस जो है वो लगभग आधा हो गया है। और आगे भी अगर ऐसे ही नियम बनते रहे तो हो सकता है कि मेरा जो ट्रांज़ैक्शन वो 1 लाख या 2 लाख रुपए हो जाए। तो अगर इतने कम ट्रांज़ैक्शन पर अगर मुझे काम करना पड़े, तो मैं पूरे महीने तक ठीक से काम नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरी आमदनी जो है वो काफ़ी हद तक घट जाएगी। इसके अलावा एनपीसीआई के जो नियम होते हैं कि आपको रजिस्टर मेंटेन करना है, सीसीटीवी कैमरा लगवाना है, कैश मैनेज करनी है आपको। इसके अलावा अगर आप लोग अपना जो मूव टू बैंक के लिए अगर आप सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकता है, तो उसके लिए आपको करंट अकाउंट का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपको साल के अंत में इनकम टैक्स का रिटर्न भी फाइल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जितना भी काम करेंगे तो आपको जो है वो टीडीएस जनरेट होता है, तो वो टीडीएस भी जनरेट करना ज़रूरी है। तो इतना मतलब अगर आप आईटीआर भी फाइल करने जाएँगे तो आपसे एक अकाउंटेंट जो है वो 1500 रुपए तक की फ़ीस ले लेता है। अगर आप इतना काम करने के बाद अगर आपके पास मतलब आमदनी अठन्नी और खर्चा आपका रुपया ही होने वाला है, तो उस हिसाब से आपको ईपीएस का काम करने में आगे मज़ा नहीं आएगा। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जितने भी ईपीएस संचालक हैं, अब उन्हें एक ही काम करना चाहिए कि वो ये काम भी करें और इसके अलावा आप कोई नया ऐसा भी काम ढूँढ लें, जिससे कि आपकी आमदनी जो है अच्छी होगी। इसके अलावा नए-नए नियम आ रहे हैं, और अब मैंने आपको 2-3 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था, जिसके अंदर आपको L1 जो कि डिवाइस होंगे बायोमेट्रिक, वो आपको परचेज़ करने पड़ेंगे। तो ये भी एक कठिन बात है कि अगर एनपीसीआई का कंपल्सरी कर दिया गया कि भाई आपको L1 डिवाइस खरीदने हैं, तो आपके लिए 4000 रुपये अब उसमें भी आपको डालने पड़ेंगे। तो अब से दिन ब दिन ये जो नए-नए नियम आ रहे हैं, वो हमारे लिए काफ़ी मतलब काम को हमारे कठिन बनाते जा रहे हैं, ना कि आसान कर रहे हैं। जबकि एनपीसीआई का काम क्या है कि हमारे काम को थोड़ा-सा आसान करे, ताकि हम अच्छी आमदनी मतलब आमदनी की तो बात छोड़ दीजिए आप, लेकिन कम से कम आसानी से हम शांति से काम कर सकें। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि ग्राहक हमारे पास से पैसा निकाल कर ले जाता है, और 100 में से 1 या 2 कस्टमर ऐसे होते हैं जो हमारी फर्जी शिकायत बैंक में जाके कर देते हैं कि भाई हमने वहाँ पर जाके अपना बैलेंस चेक किया था, लेकिन हमारा खाते में से पैसे कट गया और उसका हमको एसएमएस आया है। जब बैंक द्वारा उन्हें बताया जाता है कि आपका पैसा वहाँ ए पे संचालक ने निकाला है, तो वो हमारे पास नहीं आता है, बल्कि एक कंप्लेंट जो है फर्जी बैंक में दे देता है, ताकि उसके बाद जब वो कंप्लेंट एनपीसीआई के पास जाती है और एईपीएस कंपनी जब हमारे से सवाल करती है कि आपने XYZ डेट पर इस कस्टमर का इतना रुपया निकाला और आपने कस्टमर को पैसा नहीं दिया है, तो आप हमें सीसीटीवी फुटेज दीजिए, या फिर आप जो रजिस्टर मेंटेन करते हैं आप वो हमें दीजिए। तो ऐसे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कम से कम 100 में से 70 से 80 रिटेलर ऐसे हैं जो रजिस्टर मेंटेन नहीं कर रहे हैं। ये बात मैं पहले भी अपने कुछ वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको रजिस्टर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब एनपीसीआई के पास शिकायत जाती है एईपीएस संचालकों के खिलाफ, तो इस बारे में वो काफ़ी सख्त है। और इस बार आरबीआई ने कुछ नए नियम भी बनाए हैं, जिसके लिए या तो रिटेलर को वो पैसा भरना पड़ेगा जो आरबीआई की पेनल्टी कंडीशन में आता है, या फिर एईपीएस कंपनी को वो जुर्माना भरना पड़ेगा। तो दोनों में से एक किसी न किसी का इसमें नुकसान है। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग रजिस्टर ज़रूर मेंटेन कीजिए, और अगर आप अपनी दुकान पे सीसीटीवी लगाते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब एनपीसीआई के पास शिकायत जाती है, तो वो शिकायत रिटेलर के पास आने में कम से कम 1.5 से 2 महीने का वक्त लग सकता है। ऐसे में आपके पास जो सीसीटीवी कैमरा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने तक का रिकॉर्डिंग रख सकता है, ऐसा मेरा मानना है, या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीने का। अगर उसके बाद अगर आपके पास वो रिकॉर्डिंग नहीं मिली तो आप क्या करेंगे? तो आपके पास इस बात का कोई प्रूफ ही नहीं होगा कि आपने उस कस्टमर को पैसा दिया या नहीं दिया। लेकिन अगर आप रजिस्टर मेंटेन करते हैं तो आपके पास कस्टमर का नाम होगा, मोबाइल नंबर होगा। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारे रिटेलरों को देखा है कि जब वो एईपीएस का काम करते हैं, तो कस्टमर का जो है वो मोबाइल नंबर लेते नहीं, बल्कि आप आधार नंबर डालते हैं और मोबाइल नंबर की जगह पे रिटेलर अपना मोबाइल नंबर डाल देता है और अमाउंट डाल के उसका थंब लगा के काम पूरा करके उसे पैसा दे देता है, और किसी भी तरह का कोई रजिस्टर मेंटेन भी नहीं करता है। तो इसमें नुकसान किसका है? रिटेलर का ही है। जब एनपीसीआई की तरफ से उसके पास शिकायत है कि जब एईपीएस कंपनी उन्हें फ़ोन करेंगे, भाई आप हमें ये डिटेल दिए, और आप अगर उन्हें डिटेल नहीं दे पाएँगे, तो क्या होगा? सबसे पहले तो आपकी आईडी जो है वो
डीएक्टिवेट कर देंगे। मतलब मान लीजिए अगर आपकी आईडी में कोई पैसा पड़ा भी है तो वो पैसा पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा। 10,000, 20,000 है, 2,000 जो भी है, मतलब वो आपका लॉस हो जाएगा। दूसरा, आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड जो है वो एनपीसीआई में ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। मतलब आप किसी और कंपनी के साथ भी काम नहीं कर पाएंगे। मतलब आपके साथ एक इस तरह का व्यवहार होगा कि आप एक फर्जी एपीएस संचालक है जो कस्टमरों के साथ धोखा करते हैं, जबकि आप बिल्कुल क्लीन चिट वाले हैं, आप ईमानदारी से काम करते हैं और आपने ग्राहक को पैसा भी दिया है, लेकिन आपके पास इस बात का सबूत नहीं है कि आपने कस्टमर को पैसा दिया है। तो हो सकता है कि आपके साथ भी कल ऐसी कोई घटना घटे। मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि एक कस्टमर ने मेरी फर्जी शिकायत बैंक में की थी, लेकिन मैं उसमें बच गया। उसके बैंक में अच्छी पहचान थी, इस वजह से हमें बैंक द्वारा उस कस्टमर की डिटेल मिल गई और हमने उस कस्टमर को उसके एड्रेस पर जाके फाइंड आउट किया और उससे हमने बात की, जिसके बाद कस्टमर से हमने एक वेरिफिकेशन फॉर्म पर सिग्नेचर ले लिए कि भाई इन्होंने हमें हमारा पैसा दे दिया है। हालांकि उस कंडीशन में मुझे कस्टमर को दोबारा पैसा देना पड़ा, क्योंकि कस्टमर ये मानने को तैयार ही नहीं था कि हमने उसे पैसा दिया है। तो ऐसी घटना आपके साथ भी हो सकती है, इसीलिए आप लोग ने अगर अभी तक रजिस्टर मेंटेन करना शुरू नहीं किया है तो आज से ही आप रजिस्टर मेंटेन करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपकी भी आईडी सस्पेंड हो जाएगी। चलिए, आईडी सस्पेंड होने की बात तो छोड़ दीजिए। पहली बात तो ये कि आप एईपीएस का काम शायद आगे करना बहुत मुश्किल है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप कोई और काम ढूंढ लीजिए, ताकि आपको एईपीएस का काम जब बंद हो तो कम से कम आप अच्छी खासी इनकम दूसरे काम से कर पाएंगे। आप अगर हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो मित्र परिवार है वो बहुत बड़ा हो, ताकि हमारी बात एनपीसीआई तक भी पहुँचे और वो हमारे लिए जो नियम कठोर बना रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि रेत को हम जितना मसलेंगे रेत हमारे हाथ से फिसलने वाली है, वो हमारी मुट्ठी में आएगी नहीं। उसी तरह एनपीसीआई भी वही काम कर रहा है कि वो एईपीएस संचालकों को, मतलब हम एनपीसीआई के लिए रेत के समान है, वो जितनी मुट्ठी कस के दबाएगा उतनी ही रिटेलर एईपीएस का काम छोड़ देंगे। तो हम चाहते हैं कि हम एईपीएस का काम न छोड़े। क्यों? क्योंकि अगर एईपीएस का काम रिटेलर अगर करते रहेंगे तो बैंकों पर उतना ही बोझा कम होगा। जैसे कि कई सारे कस्टमर ऐसे हैं जो 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये तक क्या धनराशि को विड्रॉल करते हैं। और इतना मतलब छोटे छोटे अमाउंट के लिए अगर कस्टमर बैंक में जाएगा तो बैंक में भी बहुत सारी मतलब हम कह सकते हैं भीड़ बढ़ जाएगी, जिस वजह से बैंकों को भी काम करने में काफ़ी कठिनाई होती है। जब से एईपीएस शुरू हुआ है तब से बैंकों के ऊपर भी जो वर्कलोड है, जो कैश विड्रॉल का, वो काफ़ी हद तक कम हुआ है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि भाई अगर कोई कस्टमर गांव में, छोटे गांव में रहता है, जिसके गांव से बैंक 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन उसका बैंक में खाता है, और मान लीजिए वो किसान है, तो वो अगर पैसा निकालना चाहता है तो किसान सम्मान निधि का पैसा निकालने के लिए उसे अपने काम को छोड़कर 15-20 किलोमीटर दूर बैंक में जाना पड़ता है और लाइन में लगकर पैसा निकालना पड़ता है। लेकिन अगर उसी के गांव में कोई एईपीएस संचालक है तो वो उसका पैसा आसानी से निकाल सकता है। तो ये भी उसके लिए एक सुविधा है। इसीलिए मैं एनपीसीआई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो एईपीएस का काम बंद न करे और इतने कठोर नियम न बनाए कि एईपीएस संचालक काम करना ही बंद कर दे। हम चाहते हैं कि एईपीएस का जो भी रिटेलर काम करता है उस पर एईपीएस की जो कंपनियां हैं वो मॉनिटरिंग करे कि ये रजिस्टर मेंटेन करते हैं कि नहीं, कस्टमर के साथ इनका बर्ताव कैसा है। और जो भी रिटेलर गलत काम करता है तो उस कंडीशन में आपको एक ही काम करना है कि उसे तुरंत ही उसका काम बंद कर दे और उसकी एईपीएस की सेवा को बंद कर दे। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उसकी आईडी को बंद कर दे, लेकिन उसकी एईपीएस की सेवा को बंद कर दीजिए, जो भी आपके नियम को नहीं मानता है। तो आज का वीडियो हमारे मित्र परिवार को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा मित्र परिवार बहुत बड़ा बने। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये बात आपके सामने रखनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि आप लोग मेरे मित्र हैं और आप लोग मेरे मित्र परिवार के सदस्य हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम हमारी बातें एईपीएस कंपनी तक और एनपीसीआई तक पहुंचा सकें कि हमारी समस्या क्या है। क्योंकि हमारी समस्या सुनने को कोई भी तैयार नहीं, ना तो एईपीएस कंपनियां और ना ही एनपीसीआई। हम चाहते हैं कि हर कस्टमर का पैसा ईमानदारी से निकले और कोई भी रिटेलर उनके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड न करे, और जो फ्रॉड है उसके साथ कठिन से कठिन मतलब उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उस पर पेनल्टी भी लगाई जानी चाहिए, ताकि दोबारा भविष्य में वो ऐसा कोई भी काम न करे। क्योंकि कई सारे रिटेलर फर्जी काम करते हैं ऐसा हम मानते हैं कि, लेकिन इसका जो रेशियो बहुत कम है। मतलब 10 में से सिर्फ एक ही रिटेलर है जो फ्रॉड करता है, बाकी 9 रिटेलर जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी समय से टिके हुए और वो चाहते कि उनके पास कस्टमर रोज आए, ना कि एक बार आए। इसीलिए हमारी आपसे विनती है कि आप जो भी नियम लाना चाहे वो एक बार रिटेलर के बारे में भी सोचें कि वो भी ईमानदारी से काम करना चाहिए।
धन्यवाद आज के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।